हैं हमारे साथ एल्केमी कैपिटल के डिप्टी सीईओ आलोक अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग आलोक। मार्केट में एक इस समय कंफ्यूजन की स्थिति है ना। 2 साल से इंडेक्स कहीं गया नहीं है, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे रहे हैं। क्या तंग कर रहा है हमारी मार्केट को आपके हिसाब से? क्यों हमारी मार्केट इंडेक्स लेवल पर आगे नहीं बढ़ पा रही है? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने ठीक बोला कि इंडेक्स लेवल पे मूव नहीं कर पा रही, मेजॉरिटी एक्शन इंडेक्स के बाहर है। तो जहां निफ्टी अभी भी साल की शुरुआत से 7-8% नीचे है, अगर हम ब्रॉडर मार्केट देखें, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स, उस सारों ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो भले मार्केट रिलेटेड एक्शन हो चाहे अर्निंग्स रिलेटेड एक्शन हो, दोनों ही तरफ ग्रोथ और ट्रेजेक्ट्री वहां पे पॉजिटिव नजर आती है, जो कि प्रोमिनेंटली मेन इंडेक्स में नहीं है। और उसका मेन कारण है कि जो टॉप नेम्स हैं निफ्टी के, जो स्पेशली टॉप 25 नेम्स भी हैं, उन्हीं में ग्रोथ काफी कम है। जो टॉप सेक्टर्स हैं, आईटी आज काफी ऊपर भी है, लेकिन आईटी सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे ऑयल एंड गैस हो, जो कि मिला के कुछ 60-70% हो जाते हैं निफ्टी के, ये सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ काफी कम है। और सारे ग्रोथ, जो मेजोरिटी ग्रोथ आ रही है, इतने अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वो सारा कंट्रीब्यूशन ज्यादातर बाहर, इंडेक्स के बाहर से आ रहा है, और वहां पे एक्शन ज्यादा है। तो इस समय चलिए फिर एक एक करके बात करते हैं बड़े सेक्टर्स की। सबसे पहले फाइनेंशियल्स, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? और फाइनेंशियल्स में एक चीज़ क्लियर है, सबसे बड़ा बैंक चलने को तैयार नहीं है, प्राइवेट बैंक, लेकिन बाकियों में ठीक ठाक मूव्स हैं। एनबीएफसीज विद इन फाइनेंशियल्स आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी सेक्टोरली? विद इन फाइनेंशियल्स हमारा प्रेफरेंस ज्यादा नॉन लेंडर्स पर है, जो कि कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, और उसमें एक्सचेंजेस, एएमसीज, वेल्थ मैनेजर्स, ब्रोकर्स सारे। विद इन लेंडिंग स्पेस अगर मैं डिवाइड करूं प्राइवेट और पीएसयू में, राइट नाउ पीएसयू ने लास्ट 1-2 साल काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया, जिसके वजह से रिस्क रिवॉर्ड दोनों में बराबर सा है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में, लार्ज प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले जो मिड साइज प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी ग्रोथ नंबर से लेकर ओवरऑल बैलेंस शीट वगैरह काफी बेटर है। तो जिसमें हमारा प्रेफरेंस लेंडिंग स्पेस में मिड साइज प्राइवेट बैंक्स पे है, बट ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज नॉन लेंडर्स लेड बाय कैपिटल मार्केट्स। ओके आलोक जी, गुड मॉर्निंग। और ये तो बात हो गई फाइनेंशियल स्पेस आती है ओवरऑल मार्केट पर, लेकिन आज प्रश्न मैं पूछूंगी आईटी पैक को लेकर, क्योंकि शानदार तेजी इस पूरे स्पेस में हमें देखने को मिली है। आलोक जी, आईटी पैक में अब करना क्या चाहिए? क्या स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी वही हमें मौके तलाशने चाहिए आईटी स्पेस में, या फिर ओवरऑल अब आईटी पैक यहाँ से चलने को तैयार है? आपका व्यू? यार ये क्या, ये सेक्टर ऐसा है जो इतने जोर से गिरा ये साल। बैलेंस शीट तो इन सबकी अच्छी है, ग्रोथ विजिबिलिटी की कमी है। तो ग्रोथ विजिबिलिटी के अभाव में ये सेक्टर में बाउंस बैक्स का सस्टेन करना, उस पे एक थोड़ा डाउट सा नजर आता है, जिसके वजह से इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज तो निकलते रहेंगी, लेकिन एक स्ट्रक्चरल मूव भले ही वो चार्ट्स पे नजर आ जाए, लेकिन जब तक वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट नहीं करे, उस पे एक बड़ा पॉजिटिव कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है। और तब हम उसके लिए वेट करेंगे कि उस पे अर्निंग्स विजिबिलिटी बढ़े। जब वो बेटर होगी तो ही पॉजिटिव कॉल ले सकते हैं, तब तक तो हम साइडलाइन पे हैं इस सेक्टर में। ठीक है, आईटी पैक पर तो आप भी साइडलाइन है। और दूसरा स्पेस जो काफ़ी फोकस में है जियोपॉलिटिकल उतार चढ़ाव के बीच आलोक जी, वो है मेटल स्पेस। और स्पेशली मेटल्स में मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो प्रेशियस मेटल्स पर, गोल्ड और सिल्वर पर क्या व्यू बन रहा है? जिस तरीके से हमने एक तरफा रैली देखी, फिर करेक्शन भी देखा, फिर चढ़ता हुआ भी देखा, और उसके अलावा मेटल स्पेस में अभी क्या लग रहा है आपको? विद मेटल स्पेस में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं मैं, फेरस और नॉन फेरस, तो फेरस साइड में जो कि आयरन एंड स्टील होती है, उसमें व्यू काफी न्यूट्रल सा है। लेकिन नॉन फेरस, जिसके अंदर प्रेशियस मेटल्स भी आते हैं और इंडस्ट्रियल बेस मेटल्स भी आते हैं, उनमें हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। अगर हम, आपने प्रेशियस मेटल्स के लिए कहा, जो स्पेशली गोल्ड से लीड होता है फॉलोड बाय सिल्वर, वो एक मॉनेटरी एसेट है। अगर हम यूएस की बैलेंस शीट को ही देखें, आज उनकी डेट टू जीडीपी कुछ 125% के आसपास हो गई है, जो रफली वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हुआ करती थी। उस वक्त में करीब उनके जितने भी डेट हुआ करता था आउटस्टैंडिंग, उसमें आधा पैसा गोल्ड से होता था,
आज की तारीख में वो नंबर 3% पे है। तो ओवरऑल जितने-जितने डाउट उनके डेट सस्टेनेबिलिटी पे आएगी, जितने-जितने डाउट उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स पे आएँगे और हम देख रहे हैं किस तरह से फेडरल रिज़र्व के एक्शन भी आते हैं, थोड़े पैनिक ओरिएंटेड एक्शन लगते हैं, जब-जब यील्ड ऊपर जाती है। तो ऐसे में गोल्ड की रिक्वायरमेंट, गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से हमारा व्यू भी पॉजिटिव है और साथ ही साथ सेंट्रल बैंकर्स रिकॉर्ड परचेज़ कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज पिछले कुछ सालों में जो कि करीब 600 टन साल का करीब-करीब इन लोग बाय करते थे सारे सेंट्रल बैंकर्स मिलके, बट एकदम लास्ट फ्यू इयर्स में वो 1000-1200 टन ऑन एन एवरेज एक-एक साल में बाय कर रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में भी लगभग 290 टन की परचेजिंग उन्होंने की है। तो व्यू गोल्ड पे काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमीनियम, ये सारे सेगमेंट्स बड़े रेयरली ऐसा होता है कि ये तीनों एक साथ डेफिसिट में आ गए हैं। जहाँ डिमांड बढ़ते जा रही है, सप्लाई कैच अप नहीं कर पा रही और इस डिमांड का मेन कारण आ रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि ग्रिड अपग्रेडेशन की वजह से हो, चाहे ईवी की वजह से हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के स्ट्रॉन्ग जो डिमांड इनइलास्टिसिटी कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग है। सप्लाई कैच अप नहीं कर पा रही, तो काफ़ी स्ट्रक्चरल मूव नज़र आता है उनमें। इसलिए ओवरऑल प्रेशियस मेटल और नॉन फेरस मेटल्स पे हमारा व्यू स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। हम्म। अच्छा आलोक जी, बाकी सेक्टर्स पे मैं आऊँगा कुछ देर में, लेकिन सिंस आप एल्केमी में आई एम श्योर काफ़ी क्वांट फंड्स भी होंगे आपके, आई डोंट नो आर्बिट्राज फंड्स भी हैं या नहीं हैं। एज अ फंड मैनेजर ये जो कैश का इम्प्लीमेंटेशन है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अनुज, जैसे बाकी मार्केट्स में थोड़ी कंफ्यूजन है कैश को लेकर, बिकॉज यूजुअली एक नई चीज है। हमने हमेशा देखा कि क्लोजिंग लास्ट 30 मिनट्स के वेटेड एवरेज पे होती थी। आज की तारीख में जब वो बीच में 10 मिनट के लिए बंद होता है, उसमें कुछ आइडिया तो लगता नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सरप्राइजिंग जरूर है, बट हमारा ये भी मानना है कि जब भी कोई एक नई चीज लॉन्च होती है या ऐड होती है, उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ज़ाहिर है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि सेबी भी उनको वॉच आउट कर रही है कि इसके अंदर फर्दर किस तरह से वॉलेटिलिटी को अरेस्ट किया जाए। ऑब्जेक्टिव था वॉलेटिलिटी कम हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो अभी तक वॉलेटिलिटी ज़्यादा नज़र आई है। लेकिन आई एम श्योर कि इस पे कुछ स्टेप्स लिए जाएँगे और इसमें एक्शन एंटिसिपेशन बढ़ेगा, तब शायद जाके वॉलेटिलिटी अरेस्ट हो। लेकिन तब तक सरप्राइज़ एलिमेंट तो मेंटेन्ड है। तब तक सरप्राइज एलिमेंट मौजूद है। अच्छा, इस समय आप कहाँ पर बुलिश हैं? कहाँ पर आप अपने फंड्स में और स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं? तो जो ब्रॉड सेगमेंट्स जहाँ पे हम पॉजिटिव है ना, जो एक तो उसमें पावर और इलेक्ट्रिफिकेशन थीम बहुत स्ट्रांग है। ये थीम डोमेस्टिकली भी स्ट्रांग है और ग्लोबली जो एआई रिलेटेड डिमांड है उसके लिए भी काफी स्ट्रांग है। सेकंड में कैपेक्स ओरिएंटेड थीम में डिफेंस पे हमारा व्यू नेक्स्ट एक एक डिकेड के लिए 10-10 साल के लिए काफी पॉजिटिव है। डोमेस्टिक स्कीम में जहाँ हमने कहा कि फाइनेंशियल्स में कैपिटल मार्केट्स काफी सही लगता है हमें। नॉन फेरस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स पे बहुत पॉजिटिव है। एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम देखते हैं, जो एपीआई सीडीएमओ सेगमेंट है, जहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी एंड एट अ गुड प्राइस बनाना काफी अच्छे कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं। तो ये सेगमेंट्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है और ये सारे ही सेगमेंट्स इंडेक्स में काफी कम वेटेज रखते हैं, पर इनकी ग्रोथ और पूरे सेगमेंट के अंदर में एवरी कंपनी काफी काफी बेटर विजिबिलिटी के साथ आ रही है। आलोक जी, पावर, इलेक्ट्रिफिकेशन, डिफेंस, कैपिटल मार्केट स्पेस, फार्मा, मेटल्स आपने जिक्र किए। अच्छा, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से प्राइमरी मार्केट में एक बज़ देखा हमने, लिस्टिंग भी बहुत सारे स्टॉक्स की काफ़ी अच्छी हुई है, तो न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स क्या हाल फिलहाल में कुछ आपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है या फिर अभी भी आप वेट कर रहे हैं? एल्केमी में कुछ फंड्स में हमें मैंडेट है, कुछ फंड्स में मैंडेट नहीं है। मेरे फंड्स में मैंडेट कम है, लेकिन बहुत सारी अच्छी कंपनीज, बहुत सारे निश बिजनेसेस के साथ में बहुत अच्छे अच्छे एंसिलरीज कंपनीज भी लिस्टिंग के लिए आ रही है। अच्छा मार्केट है, उनको लिस्टिंग भी अच्छी मिल रही है और साथ ही साथ नए नए बिजनेसेस में जहाँ पे स्पेशली ग्रोथ रेट्स पॉजिटिव है, वहाँ पे हम लिस्टिंग देख पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से ओवरऑल पॉजिटिव तो है, लेकिन मेरे निजी जो फंड्स मैं देखता हूँ उनके अंदर तो ये मैंडेट नहीं है कि मैं आईपीओ के शेयर्स लगा सकूं। लेकिन जिन फंड्स में हमारे यहाँ एल्केमी में मैंडेट है, वहाँ डेफिनेटली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा आलोक जी, टू व्हीलर स्पेस में मैसिव जंप आ रहे हैं। एथर एनर्जी देखिए आप, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर लगातार री रेट हुआ, हीरो मोटोकॉर्प रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब ये जो स्पेस है, इसमें इन लेवल्स पर अब क्या रिस्क रिवॉर्ड अगेंस्ट है या आपको लग रहा है कि ये यहाँ से स्ट्रक्चरल स्टोरी है? अनुज, हमारा मानना है कि ऑटो में सबसे बड़ी स्टोरी है कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, ईवी की तरफ जा रहे हैं और काफी पहले से एक्सपेक्टेड था कि ईवी की एडॉप्शन सबसे पहले टू व्हीलर्स में होगी। और आप देखें जो जिन कंपनी का आपने नाम लिया, इन सारे की कंपनीज में
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो जिसकी वजह से इनमें ग्रोथ रेट्स बहुत फास्ट हुई है, बहुत बेटर हुई है। नेक्स्ट सेगमेंट जब हम फोर व्हीलर्स के अंदर में भी जब देखेंगे कि जिस जिस सेगमेंट कार्स की ईवी में सक्सेस मिल पा रही है, एंसिलरीज में भी जिन जिन सेगमेंट्स का ईवी में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, वही हैं कंपनियां जो बेटर कर पा रही है, ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी भी है और लंबी भी है। तो इसलिए ऑटो में हम काफ़ी सिलेक्टिव हैं। ओवरऑल व्यू बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सिलेक्टिवली ईवी बेस्ड इकोसिस्टम में हैं, वहाँ हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, जो ईवी स्पेस में है वहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन आलोक जी इतने सारे स्पेसेस बताए आपने जहाँ पर आपका पॉजिटिव नज़रिया है, लेकिन डेटा सेंटर एज अ थीम आपने नहीं चुना। डेटा सेंटर एज अ थीम क्या प्ले करने लायक है? अगर हाँ तो कैसे प्ले किया जाए इसे? मैं एक्चुअली उसको पावर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन थीम के साथ जोड़ रखा था मैंने, क्योंकि डेटा सेंटर्स के अंदर डेटा सेंटर बनाने वाले भी हैं, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, पावर ट्रांसमिशन, जनरेटर्स, स्विच गियर्स, केबल्स, वायर, सारे सारे उसके साथ आ जाते हैं। तो इसलिए जो पूरी ओवरऑल थीम है, जो पावर रिलेटेड और इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड है, साथ ही साथ डेटा सेंटर्स, वो उस सेगमेंट के अंदर आते हैं। दैट्स व्हाई वो सारे सेगमेंट में आप देखेंगे, उनकी ऑर्डर बुक भी जोर से ग्रो कर रही है, उनके टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक हर पैरामीटर इंप्रूव होते जा रहा है और विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। मैं याद दिलाता हूँ कि अर्लियर बजट में इस साल में डेटा सेंटर्स के लिए हाइपर स्केलर्स को 10 साल की टैक्स हॉलिडे भी दी गई थी। तो भले ही इंडिया में हाइपर स्केलर्स ना हों, भले इंडिया में सेमीकंडक्टर्स और मेमोरी चिप्स ऐसे वर्ल्ड क्लास लेवल के ना हों, बट जो पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है एआई को सक्सेसफुल करने के लिए, जो डेटा सेंटर्स रिलेटेड पूरी कैपेक्स है, वहाँ इंडिया का कंट्रीब्यूशन और रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है और वो दिख भी रहा है। ओके, चलिए आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बात हो रही थी, मार्केट डे हाई पर आ गया, तो आप थोड़ा सा लकी रहे मार्केट के लिए। निफ्टी लेकर आइए जरा एक बार, 100 पॉइंट के करीब अब निफ्टी ऊपर हो चुका है।